उत्तराखंड की पुलिस के ऊपर मित्र पुलिस का जो तमगा पूर्व में प्रदेश के डीजीपी सुभाष जोशी के समय से चिपका हुआ है, उसको अब हटाकर किनारे रख देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह उत्तराखंड की पुलिस आम जनमानस की नजरों में अपनी छवि खोती जा रही है, उससे तो उनको मित्र पुलिस कहना बेमानी सा ही प्रतीत होने लगा है। आज हम आपके सामने इसी कथित मित्र पुलिस का स्याह चेहरा दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बीकेटीसी के कारनामे और नेताओं की उठापटक की सही और सटीक जानकारी भी अंत में आपको इसी वीडियो में मिलेगी। मगर वीडियो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो महाअंधभक्ति के मायाजाल से परे होकर उत्तराखंड प्रदेश के भले के बारे में सोचते हैं। फिलहाल शुरुआती चर्चा पुलिस से, जिसके होने से आम जनता में एक भरोसे और सुरक्षा का भाव पैदा होता था, उसी पुलिस से अब आम जनता शायद डरने लगी है। कई मौकों पर सत्ता के आदेशों की तामील बजाते हुए संविधान की अपनी खाई उन कस्मों को तोड़ती पुलिस अब बदनाम होने लगी है। हालिया कुछ घटनाओं ने अब पुलिस पर जो भरोसा बचा हुआ था उसको खत्म करने का काम किया है। संभवतः हर विभाग की तरह पुलिस विभाग में भी कई ईमानदार अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, मगर कुछ अधिकारियों कर्मचारियों ने पूरे के पूरे पुलिस विभाग को बदनामी के गहरे अंधकार में धकेल दिया है। हम बस आज उन्हीं की बात करेंगे। अभी हाल ही में देहरादून में एक मामले में पुलिस ने पीड़ित की जगह आरोपी से मित्रता निभाई, जिसने पुलिस के माथे पर कलंक लगा दिया। दरअसल एक 73 वर्षीय बुजुर्ग के साथ हिट एंड रन मामले में देहरादून की वसंत विहार पुलिस ने आरोपी से मित्रता निभाने के लिए न सिर्फ कानून को ताक पर रख दिया, बल्कि पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाकर मानवता को भी शर्मसार कर दिया। घायल बुजुर्ग की बेटी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कई दिन चौकी से लेकर थाने तक भटकते भटकते थानेदार साहिब से भी मिली, लेकिन टाल मटोल जारी रही। आखिरकार युवती ने खुद घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी का नाम पता खोज निकाला। मतलब जो काम पुलिस को करना था वो पीड़ित परिवार को ही करना पड़ा। बावजूद इसके पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की, उल्टा पीड़ित का पता और मोबाइल नंबर आरोपी को थमा दिया ताकि वो समझौते के लिए दबाव बना सके। पुलिस का यह कदम केवल उनकी वर्दी को ही दागदार नहीं बनाता, बल्कि आरोपी को पीड़ित का पता यानी एड्रेस देकर पीड़ित की सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न करता है। खैर, इन सब पैंतरे आजमाने के बाद, तमाम समझौते की कोशिश नाकाम होने के बाद आखिरकार 38 दिन बाद पीड़ित की शिकायत दर्ज करने के लिए थाने को मजबूर होना पड़ता है। ये अपने आप में बताता है कि उत्तराखंड के गृह मंत्री पुष्कर सिंह धामी की पुलिस किस तरह से आम जनता के लिए नहीं बल्कि अपराधियों के लिए काम करने में व्यस्त है। अब उधम सिंह नगर का मामला ही देख लीजिए, जो पूरे प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड के काशीपुर में एक युवा किसान द्वारा आत्महत्या किया जाना धामी सरकार की निर्दयी, संवेदनहीन व्यवस्था का सबसे भयावह प्रमाण है। ये केवल आत्महत्या नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना द्वारा एक मजबूर किसान की हत्या है। 4 करोड़ के जमीन फ्रॉड से परेशान काशीपुर के किसान की आत्महत्या ने सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और भूमाफिया के बोलबाले पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अंकिता हत्याकांड की जारी तपन के बीच काशीपुर के युवा किसान की आत्महत्या नोट में पुलिस विभाग और 2 दर्जन से अधिक प्रॉपर्टी डीलर पर उंगलियां उठ रही हैं। दरअसल परिजनों के अनुसार प्रॉपर्टी डीलरों ने सुखवंत सिंह से 3.5 करोड़ में भूमि का सौदा कर 50 लाख मूल्य की दूसरी जमीन की रजिस्ट्री करा दी, जिसकी पुष्टि मरने से पहले खुद मरहूम सुखवंत सिंह ने की है अपने वीडियो के माध्यम से। सुखवंत ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कुंडा थाना के एसओ, पेंगा के चौकी प्रभारी और उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। दरअसल 1 साल पहले पेपर मिल के लिए 7 एकड़ जमीन अधिग्रहित हुई थी। इसका पैसा मरहूम सुखवंत सिंह को मिला था, जिससे वह दूसरी जगह जमीन खरीदना चाह रहे थे। चूंकि वो किसान थे तो एक जमीन जाने के बाद खेती करने के लिए वो दूसरी यानी नई जमीन की तलाश करने लगे। प्रॉपर्टी डीलरों ने उन्हें एक जगह 7 एकड़ जमीन दिखाई। इसका बाजार मूल्य 4 करोड़ रुपए था। नकद व चेक के माध्यम से सुखवंत ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई वह दूसरी थी। उसका बाजार मूल्य तकरीबन 50 लाख रुपए था। इसकी जानकारी होने के बाद सुखवंत सिंह ने आरोपियों से रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने पुलिस के साथ मिलकर उनका और पूरे परिवार का उत्पीड़न किया। सुखवंत सिंह के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें थाना से लेकर जिला स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल थे।
परिवार की माने तो मरहूम सुखवंत देहरादून भी जाकर पुलिस अफसरों से मिले थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आखिरकार उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। लेकिन उससे पहले उसने जो वीडियो बनाकर कहा वो आपको झकझोर कर रख देगा। वैसे नींदें तो इस वीडियो ने पक्ष विपक्ष और पुलिस के सिंघमों समेत खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनकी भी उड़ा ही दी होगी। वीडियो देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि कहते हैं कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता। हम तो मर चुके हैं, हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मणिकांत मिश्रा, SO कुंदन सिंह रौतेला, प्रकाश बेस्ट थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इन्हें ऊपर से पैसे चाहिए होता है। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है, यहाँ का SSP सबसे भ्रष्ट SSP है मणिकांत मिश्रा, SO कुंदन सिंह रौतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बीवी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं, ना इनसे कुछ बोलते हैं कि पैसा इतना कहाँ से लेकर आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। सुना आपने, मृतक सुखवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे अंग बेचकर वो पैसे पुलिस को दे दिए जाए, ताकि उनके बच्चों को कोई कमी ना हो। पुलिस के लिए कहे गए शब्द अपने आप में पुलिस की कहानी बयान करने के लिए काफी है। सुखवंत सिंह आत्महत्या केस में आरोपी सब इंस्पेक्टर कुंदन सिंह रौतेला और सब इंस्पेक्टर प्रकाश बिष्ट को तो प्रथम दृष्टया निलंबित कर दिया गया है, लेकिन SSP मणिकांत मिश्रा का नाम भी मृतक सुखवंत सिंह ने मरने से पहले जारी अपने वीडियो में लिया है कि आरोपी सब इंस्पेक्टरों और मिश्रा ने 30 लाख रुपए रिश्वत लेकर उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की नहीं। आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 26 उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है जिनका नाम उसने सुसाइड करने से पहले बनाई वीडियो में लिया था। लेकिन वीडियो में सुखवंत ने जितने पुलिस वालों के नाम लिए थे उनमें से एक का भी नाम FIR में दर्ज नहीं है। यानी मृतक किसान का वीडियो आम लोगों के लिए तो साक्ष्य है, लेकिन पुलिस वालों के लिए नहीं। आखिर क्यों? जिन पुलिसकर्मियों पर मृतक द्वारा दूसरे पक्ष से मिली भगत कर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे, उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा सस्पेंड व लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब सवाल यह है, क्या मृतक किसान सुखवंत सिंह द्वारा जारी वीडियो में जिन पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या वो आरोपी नहीं है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस मामले में SSP मणिकांत मिश्रा को भी प्रथम दृष्टया निलंबित कर सभी आरोपियों पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं है? क्या ये उनको बचाने की कोशिश नहीं है? ये किस तरह की कार्रवाई है जिसमें मृतक द्वारा जारी वीडियो में खुले आम कुछ पुलिस अधिकारियों व कर्मियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की नहीं गई? सबकी जांच करने वाली पुलिस की जांच आखिर करेगा कौन? इतना ही नहीं, पुलिस ने मृतक किसान को हिस्ट्री शीटर तक बना डाला, जबकि मृतक ने न कोई हत्या की, न कोई डकैती और न ही कोई अन्य संगीन अपराध। लेकिन पुलिस ने उन पर पूर्व के धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर उनको हिस्ट्री शीटर बना दिया, जबकि जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाए उन पर पहले से 5-5 केस दर्ज हैं। अब ऐसे हालात में मृतक किसान को इंसाफ मिल पाएगा? खैर, धाकड़ इमेज से सुशोभित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद इस बेहद गंभीर प्रकरण पर कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन गाज तो उनके धाकड़ रहने के बाद भी छोटे कर्मचारियों पर ही गिरी। बड़े वाले तो किनारे ही कर दिए गए, बाकी रही सही कसर जांच खेलकर पूरी कर ही दी जाएगी। खैर, इस समय उठापटक के बाद मृतक सुखवंत सिंह की पत्नी कुछ गिने चुने मीडिया कर्मियों के सामने आई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कोई भी राजनीति न हो। इस मामले पर उन्होंने कहा कि प्रशासन साथ है, मुख्यमंत्री पर भरोसा है, बस जांच सही हो जाए। उनका ये बयान सुनिए, कुछ आवाजों को भी सुनने की कोशिश जरूर कीजिए जो संभवतः दुख की इस घड़ी में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वीडियो सुनिए। सरकार से निवेदन करती हूँ कि सरकार मेरे साथ है। SP साहब जो उन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे, मेरा यही कहना है। और जो भी आके मुझे भड़काते हैं मीडिया या कुछ भी, उनसे यही निवेदन है कि हमारा कोई भी ऐसा गलत बयान ना दिया जाए। हाँ जी, हम यही सरकार से यही बेनती करें, सरकार जो भी कर रही है हमारे लिए न्याय करे हमारे लिए।
अभी तक की कार्रवाई से आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी सर, लग रहा है कि सरकार, एसपी साहब हमारे पक्ष में हमारी मदद कर रहे हैं। हमें उन पे पूरा भरोसा है। मृतक सुखवंत की पत्नी यकीनन दुख में है। उन्होंने अपने पति को यूं इस तरह से खोया है। उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना कठिन नहीं है, लेकिन इसके विपरीत एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि क्या मरने से पहले जो सुखवंत सिंह ने बोला, क्या उसके कुछ मायने हैं या नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गृह विभाग के मुखिया भी हैं। ऐसे में क्या उन्हें खुद आगे आकर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देश में एक नहीं कई ऐसे मामले हैं जिसमें मरने से पहले अपने अंतिम समय में बोले गए मृतक के बयान को मानते हुए जिनके भी नाम लिए गए उन सभी पर मुकदमा दर्ज किया गया। यहाँ इस मामले में भी ऐसा होना जरूरी है ताकि न्याय पूरी तरह से मिल सके। अगर आरोपी निर्दोष हैं तो जांच में या न्यायालय में उनको इंसाफ जरूर मिलेगा और वो इन इल्जामों से अगर पाक साफ हैं तो निर्दोष साबित होकर फिर से अपनी सेवाएं दे सकेंगे। लेकिन कार्रवाई से पहले ही ये सब होना संशय पैदा जरूर करता है। इस मामले का संज्ञान प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी लेना चाहिए। आखिरकार मरने वाला एक किसान है और मोदी सरकार तो किसानों के हक की बात करती रही है, भले किसान आंदोलन के बाद ही सही। देश के गृह मंत्री को यह भी समझना होगा कि क्यों एक किसान की फरियाद को चौकी से लेकर थाने और फिर एसएसपी तक सुना नहीं गया। क्यों सिस्टम के लचर रवैये की वजह से सिस्टम से हार उसको अपनी जान देनी पड़ी। कौन है जिसने इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। कुछ रसूखदार लोगों को सुना भी जाता है और कार्रवाई भी उनके लिए ताबड़तोड़ होती है और ऐसे में मेरिट अक्सर हार जाती है। कुछ लोग इन कुछ सो कॉल्ड रसूखदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ लेते हैं और कुछ सुखवंत सिंह की तरह अपनी जिंदगी हार जाते हैं। सरकार को इन रसूखदारों की भी यकीनन गहन जांच करने की जरूरत है, जिसके कारण ऐसी नौबत सामने आती है। इस बीच पुलिस से जुड़ी एक और खबर ने हमको चौंका दिया, जो इस केस से भी जुड़ी हुई है। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक अटैचमेंट के नाम पर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की फसल खूब फल फूल रही है। किसान आत्महत्या मामले में चौतरफा घिरी पुलिस पर अब एक सवाल और उठने लगे हैं कि क्या लोगों को लूटने के लिए अपने चहेतों को मनमानी पोस्टिंग दी जा रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो किसान आत्महत्या केस में सस्पेंड हुई पुलिस चौकी के दरोगा कुंदन रौतेला के लिए नियमों को ताक पर क्यों रखा गया। खबर के मुताबिक बागेश्वर में तैनाती के दौरान जब तत्कालीन एसपी ने कुंदन सिंह की सीआर लिखी थी तो उनके चरित्र पर कई सवाल खड़े किए थे। बावजूद इसके उनको अटैचमेंट में उधम सिंह नगर में तैनाती मिल गई। वेतन तो वो बागेश्वर से ले रहे हैं और नौकरी उधम सिंह नगर में चल रही थी। इतना ही नहीं, अटैचमेंट के बाद दरोगा को इंस्पेक्टर की कुर्सी थमा दी जाती है, वो भी तब जब बागेश्वर में भी दरोगा पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। कमाल की बात यह है कि कुमाऊं में कई जगह ऐसी हैं जहां पर इंस्पेक्टर की कुर्सी को दरोगा संभाले बैठे हैं। पुलिस के मुखिया को भी ये संज्ञान में लेने की जरूरत है कि कैसे एक नहीं बल्कि कई जिलों में ये सब देखने को मिल रहा है। अकेले पिथौरागढ़ जिले में झूलाघाट, मुंसियारी, गंगोली हाट, जौलजीवी और बैरीनाग सहित उधम सिंह नगर के नानक मत्ता और पंतनगर, साथ ही बागेश्वर के बैजनाथ, जबकि नैनीताल के काठगोदाम, मुखानी, बेताल घाट, तदलीताल, मुक्तेश्वर जैसी कोतवाली का भी यही हाल है। सवाल यही है कि जब कुमाऊं में इंस्पेक्टर के पद और लोग पूरे हैं तो फिर दरोगाओं को कुर्सी पर बैठाने की मंशा क्या है? कहीं ये चहेतों को पोस्टिंग देकर छूट तो नहीं दी जा रही? दरोगाओं को इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठाने का ही नतीजा है कि किसान सुखवंत सिंह न्याय मांगते मांगते खुद ही चले गए और पुलिस का ये सिस्टम उसको सुनने को तैयार नहीं हुआ। अब कुछ समय पहले हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की पुलिस हिरासत में दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में भी परिजनों ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे। यह भी सामने आया था कि बदमाश गोली मारने के बाद आराम से चले गए और पुलिस के जवान राइफल हाथ में होने के बाद भी गोली चलाना तो दूर, मुंह से ठाए ठाए तक नहीं कर पाए। हिस्ट्री शीटर त्यागी के परिजनों ने इस रहस्यमय हत्याकांड में 750 करोड़ के मामले को उजागर कर एनएच के एक ठेकेदार, चिकित्सक व पुलिस की भूमिका को निशाने पर लिया था। चुनावी साल में धाकड़ धामी की पुलिस पर इस तरह के आरोप अब उनकी खुद की ही मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पुलिस पर लगे इन आरोपों के बाद मित्र पुलिस की छवि तो धूमिल हो ही रही है। कई अन्य केसों में भी
पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, जिसकी लिस्ट बेहद लंबी है, जिसे एक वीडियो में समेटना संभव नहीं। फिलहाल इस खोते विश्वास को फिर से कायम करना पुलिस और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनौती से पार पाने में जरा भी देरी हुई तो एक बड़ा डेंट भाजपा सरकार को 2027 के विधानसभा चुनाव में लगना तय है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं बल्कि आम जनता का है, जिस पर शायद दिल्ली ने भी आंखें बंद की हुई हैं। मगर एक जगह है जहां दिल्ली दरबार ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी हैं, वो है विवादित चेहरों को ठिकाने लगाना। भाजपा संगठन के कई नेता और पदाधिकारी इसी पांत में बैठे हैं, जिनको किनारे लगाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर नए कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद अब राज्य स्तर पर परिवर्तन की आहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पार्टी ऐसे चेहरों से परहेज करेगी जिन्हें लेकर आम जन में धारणा ठीक नहीं है, या कहें कि विवादों से जुड़े नेताओं को किनारे बिठाया जा सकता है। ऐसे चेहरों को संगठन अब बदलने की कवायद में लग गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि चुनाव के दौरान विवादित चेहरे फ्रंट पर दिखें। हाल फिलहाल में संगठन ने जो भी नए बदलाव लागू किए हैं उनमें युवाओं को प्रमुखता दी है। ऐसे में एक बार फिर दूसरी पांत के नेताओं को आगे बढ़ाकर संगठन जहां युवाओं और नए मतदाताओं को जोड़ने पर फोकस करेगा, वहीं भविष्य की एक लाइन भी नई तैयार करने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर कई बड़े ऊटपटांग शब्दकोश वाले धनुर्धर नेताओं के पर कतरने जा रहे हैं। अब ऐसे में अक्सर विवादों में रहने वाले नेताओं की धमनियों में तेज राजनीतिक रक्तचाप से धड़कनें बढ़ गई हैं। सिर्फ संगठन ही नहीं, यही फार्मूला भाजपा चुनावों में भी आजमाने जा रही है। कई विवादित नेताओं के टिकट कटने तय बताए जा रहे हैं, जिनमें मंत्री पद पर आसीन नेतागण भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि भाजपा आला कमान इस बार कम से कम 20 सीटों पर सिटिंग विधायकों के टिकट काट नए चेहरों को मौका दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा में कोहराम मचना तय है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेसी पृष्ठभूमि से आए नेताओं को होने की उम्मीद है, जिसकी जगह भाजपा अपने कैडर को मौका देकर जमीनी कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर सकती है। भाजपा के अंदर वैसे भी कई बार इसको लेकर आवाज उठ चुकी है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को भाजपा में ज्यादा तवज्जो मिल रही है, जबकि उसके जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह तो एक बार भरे मंच से सब कुछ कह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस से भाजपा में गए कई नेता पैदल मार्च करते दिखाई दे सकते हैं। वैसे भी भाजपा सरकार में कांग्रेसी गोत्र के नेताओं का ही बोलबाला है, फिर चाहे वो कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र मंत्री सौरभ बहुगुणा हो, सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो या फिर रेखा आर्या। भाजपा कोटे से ले देकर बस डॉक्टर धन सिंह रावत और गणेश जोशी ही मंत्री हैं। वैसे कई विधायक भी हैं जो हाथ पर सवार थे पर अचानक कमल के फूल पर कूद पड़े। लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार के प्रयासों के बीच उम्मीदें पाले भाजपाइयों के हाथ निराशा ही लगी है। मंत्री बनने की संभावना भी लगभग खत्म ही होती दिखाई दे रही है। बयानवीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आंख दिखाने वाले विधायकों को तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार का लॉलीपॉप देकर विधायकों को चुप करवाते रहे, पर अब उनकी बातों को भी भाजपाई विधायकों ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है। भाजपाई भी सोचते होंगे जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने दिन रात मेहनत करके प्रचंड बहुमत अपनी पार्टी को दिलाया, उसके बाद भी कांग्रेसी गोत्र ही भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार की गाड़ी को हाँक रहा है, जबकि पैदाइशी और कट्टर भाजपाई आज उन्हीं को सलाम ठोकने को मजबूर है। मतलब भाजपा कितना भी कांग्रेस मुक्त करने की कोशिश करती रही हो, पर कामयाब कभी हो नहीं पाई। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए काबिल नेता तो मंत्री बन गए, पर क्या 47 विधायकों में भाजपा के पास एक भी काबिल विधायक नहीं जो कैडर का हो और मंत्री बनने के लायक हो? अब कम से कम इस गणित को देखकर तो यही लगता है कि भाजपा आला कमान भाजपाइयों से ज्यादा कांग्रेसी गोत्र को ही काबिल मान बैठे थे। बनता भी है, क्योंकि वॉशिंग मशीन से धुलाई हुई है, चमक तो रहेगी। अब नजर एक खबर पर और डाल लेते हैं। दरअसल सूचना के अधिकार के तहत मिले आंकड़ों ने बीकेटीसी यानी बद्री केदार मंदिर समिति के वित्तीय प्रबंधन और दान चढ़ावे की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि 2025 में बद्री केदार मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ी, लेकिन बीकेटीसी की आमदनी में करोड़ों की गिरावट आई है। साल 2025 में बद्रीनाथ व केदारनाथ धामों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष 2024 की तुलना में करीब 3.5 लाख से अधिक रही, लेकिन यात्री संख्या में वृद्धि के बावजूद भी श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति की आमदनी में लगभग 13.5 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली, जो समिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
वर्ष 2025 में यात्रा की समाप्ति पर बीकेटीसी ने श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर नए कीर्तिमान स्थापित होने के दावे किए, मगर सूचना के अधिकार के तहत बीकेटीसी के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 से 24 तक बीकेटीसी की आय में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन नए बोर्ड के गठन के बाद 2025 में इसमें अचानक गिरावट आई है। वर्ष 2022 से 2024 तक के बीकेटीसी के अध्यक्ष पद पर अजेंद्र अजय कार्यरत रहे थे। उनका 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वर्ष 2025 में प्रदेश सरकार ने हेमंत द्विवेदी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उनके पहले कार्यकाल में ही मंदिर समिति सवालों के घेरे में है, जबकि पूर्व में अजेंद्र अजय कम यात्रियों के आने के बाद भी आमदनी में अव्वल रहे हैं। आरटीआई में साल 2022 से विगत यात्रा काल 2025 तक की आमदनी की जानकारी मांगी गई थी। बीकेटीसी द्वारा जानकारी के मुताबिक वर्ष 2025 में करीब 34.5 लाख श्रद्धालुओं ने बद्री केदार की यात्रा की। इस वर्ष बद्री केदार और उसके अधीनस्थ अन्य मंदिरों से बीकेटीसी को लगभग 73 करोड़ की आय हुई। इस साल देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी द्वारा अन्य वर्षों की अपेक्षा अकेले 10 करोड़ की राशि बीकेटीसी को दे दी गई, जबकि अन्य वर्षों में अंबानी 5 करोड़ की राशि भेंट करते रहे थे। साल 2025 के आंकड़ों की 2024 से तुलना करें तो इसमें बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। 2024 में करीब 30,80,000 के करीब यात्रियों ने धामों के दर्शन किए, जो कि 2025 की तुलना में 3.5 लाख कम थे। मगर इस वर्ष बीकेटीसी की आय 86.5 करोड़ से अधिक हुई, जो 2025 की आय के मुकाबले 13.5 करोड़ से अधिक थी। वर्ष 2023 में सबसे अधिक 87,97,000 के करीब श्रद्धालु पहुंचे थे। उस वर्ष बीकेटीसी की आय में भारी इजाफा देखने को मिला था और मंदिर समिति की आमदनी करीब 93 करोड़ 86 लाख तक पहुंची थी। इससे पूर्व वर्ष 2022 में बद्री केदार में करीब 33 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। उस वर्ष बीकेटीसी को करीब 67.5 करोड़ की आय हुई थी। बीकेटीसी द्वारा केदारनाथ के अन्य अधीनस्थ मंदिरों के संबंध में दी गई जानकारी में भी वर्ष 2022-24 में जहां आय में लगातार वृद्धि हुई, वहीं 2025 में इसमें गिरावट दिखाई दी। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रख्यात त्रियोगी नारायण मंदिर में वर्ष 2024 में बीकेटीसी की आय 45,68,000 से अधिक थी, जबकि वर्ष 2025 में यह घटकर 34 लाख के करीब आ गई। पंच केदारों में से एक तुंगनाथ मंदिर से बीकेटीसी को 2024 में 30 लाख से अधिक की आय हुई थी, तो 2025 में यह घटकर 26 लाख के करीब पहुंच गई। बहरहाल सूचना के अधिकार के तहत मिले इन आंकड़ों ने बीकेटीसी के वित्तीय प्रबंधन और दान चढ़ावे की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौजूदा अध्यक्ष की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर कैसे यात्री बढ़ने के बावजूद मंदिर समिति को पिछले वर्षों की तुलना में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। इस प्रदेश के जन्म के लिए कईयों ने अपनी कुर्बानी दी है ताकि यहाँ के हक हकूक कायम रह सकें, पहाड़ की शांत वादियों में सुकून रह सके। अंकिता और सुखवंत ऐसे में ही काल के गाल में समा गए, जमीनें माफिया खा गए, खेती पर संकट बरकरार है और युवा वो बस नौकरी की तलाश में भटकने को मजबूर है। उस पर भी हमारे नेता हिचकते नहीं ये कहने में कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस वाली है। अब आपको ही सोचना है क्या वाकई ये जीरो टॉलरेंस कायम है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।